22 हो गया। हाँ चलो फटाफट आते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आज तो बहुत सारा डेटा था। एक मिनट का टाइम दो, मेरे को डाउनलोड करना है। कहाँ पे था वो? GD&T की फ़ाइल भी काफ़ी, मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी भारी होती चली जा रही है। अगली वाली को मैं पीछे वाला हटा दूंगा उसमें से। ओके अभी हम स्टेटनेस पे थे। स्टेटनेस अभी भी इसमें काफ़ी कुछ है स्टेटस में। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अगर सीखो तो इस लेवल तक का आना चाहिए कि अगर वो GD&T कहीं पे यूज़ करनी पड़ जाए उसके सारे पर्सपेक्टिव्स तुम्हें पता होने चाहिए। नाउ फर्दर कमिंग टू द, जो जो चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ वो फिर बाद में नेक्स्ट डे में कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने एक डेफिनेशन वर्ड था जिसको मुझे पता नहीं था। तुम लोग के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब क्योंकि स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो वहाँ होता क्या है कि बहुत सारे डेफिनेशन टर्म्स को डिफ़ाइन करता है। जैसे कि उनकी जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उनकी कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब GD&T का यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली डेफिनेशन जानने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कभी एक्सप्लेन करना होता है तब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हो अगर आपको डेफिनेशन वर्ड्स पता हैं। ओके तो उस दिन एक बात हुई थी, हमने जब मेज़रमेंट मेथड की बात करी थी तो वहाँ पे एक टर्म आया था TIR, जिसका मतलब था टोटल इंडिकेटर रीडिंग, और FIM फुल इंडिकेटर मूवमेंट। ठीक है, इंडिकेटर क्या है? ये जो अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये इंडिकेटर है। ठीक है, अब TIR क्या है? टोटल इंडिकेटर रीडिंग का मतलब है कि जब मैं इस पार्ट को इस प्रॉब को रन कराता हूँ तो थ्रू आउट द मेजरिंग जोन और थ्रू आउट द सब्जेक्ट जहाँ पे मैं मेज़र कर रहा हूँ उसमें जो चेंजेस, जो रीडिंग्स आती हैं, तो मिनिमम टू मैक्सिमम का जो डिफरेंस है दैट इज़ TIR, टोटल इंडिकेटर रीडिंग। तो अब इसमें एक मिनट वापस आते हैं जो स्टेटमेंट था, क्योंकि अब वो स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर होगा कि पहला था यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लैटनेस मेजरमेंट इज़ अ TIR और FIM। अभी TIR और को भूल जाओ अगर इसको समझना है तो फ्लैटनेस मेजरमेंट इज़ अ TIR, टोटल इंडिकेटर रीडिंग, दैट इज़ अचीव्ड विद अ प्रोब और अ डायल इंडिकेटर। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इसको पूरे पे घुमाते हैं और जो मिनिमम टू मैक्सिमम डिफरेंस है दैट इज़ फ्लैटनेस मेजरमेंट। तो जो मैंने उस दिन बताया था कि इस पूरे पे हम घुमाते हैं और जो पीक एंड वैली है, तो जो सबसे नीची जगह, जो सबसे लो पॉइंट होगा, यानी कि इस इंडिकेटर का जो सबसे मिनिमम रीडिंग होगी और जब सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी वाली रीडिंग होगी, सबसे ज़्यादा रीडिंग होगी, उसका जो
ये वो सिनेरियो है कि जब रीडिंग ज़ीरो के ऊपर है, मतलब मैंने क्या किया कि पहले ही इसके ऊपर घुमा के देख लिया, और जब वैली थी, वैली को मैंने ज़ीरो पे रखा या ज़ीरो के बाद रखा, तो उस कंडीशन में क्या है, TIR फॉलो होगा, टोटल इंडिकेटर रीडिंग होगी, जो कि मान लो ये है टू का मतलब है, इसमें दिया हुआ है .2 का मतलब है 0.002, सॉरी 0.001 से लेके स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ। तो जो भी है सारी रीडिंग अगर पॉजिटिव में है देन मान लो 2 से लेके 5 तक का है, तो इसका मतलब TIR क्या होगा, 5 - 2 इट मीन्स 3, जो कि 0.003 हो गया। आई थिंक ऐसा ही कुछ है इसमें। बट अगर मैं या ये बोल रहा है कि फ्लैटनेस मेजरमेंट इज अ TIR टोटल इंडिकेटर रीडिंग और FIM फुल इंडिकेटर मूवमेंट, इसका मतलब होता है कि रिगार्डलेस ऑफ प्लस और माइनस, मान लो कि इस पूरे पे घुमाते हैं और कुछ रीडिंग माइनस में है, तो -2 प्लस जो डिफरेंस है वो फुल इंडिकेटर मेजरमेंट है, उस इंडिकेटर का पूरा मेजरमेंट प्लस से लेके माइनस। तो इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्ड में अगर बात करें तो इसने लिया हुआ है एन इंडिकेटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द एक्सटेंशन, okay, an indicator can be placed against the workpiece to show cylindrical surface variation as the workpiece rotates. Full indicator movement is the absolute difference. So I think absolute difference between the minimum and maximum reading of an indicator as a workpiece is rotated a full movement. इसका मतलब ये तो क्या राउंड पीस के लिए बोल रहे हैं, अगर मेरा फ्लैट पीस भी है और पूरे सरफेस पे मैं इसको होवर ओवर करता हूँ, तो उस कंडीशन में ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो रोहित, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस? ये एब्सोल्यूट का सीन क्या है, जो यू कैन से मॉड, हम्म 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 वो जो तुम बोल रहे हो वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मतलब है बेस लाइन। तो जो अगर मान लो मैंने उस एरिया को जहाँ पे भी मैं पीक एंड वैली मेज़र कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो बेस लाइन हो वो माइनस में हो, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जो सब सरफेस की अनइवननेस में पीक एंड वैलीज़ हैं, तो जहाँ पे भी मैंने पहले अपने डायल इंडिकेटर को कहीं पे तो ज़ीरो किया और उसके ऊपर कुछ प्रेशर दिया ताकि वो सेंस करे। हम्म हम्म ये जो ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये एक केस, ये पर्टिकुलर किसी केस में तो हो सकता है जहाँ पे डेटम डिपेंडेंट है वो GD&T, लेकिन जो GD&T डेटम डिपेंडेंट ही नहीं है, अब जैसे फ्लैटनेस की बात करें तो वो तो अब खुद से ही खुद को के वेरिएशन को मेज़र कर रहा है, अपने उस सरफेस के लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट के बीच में मेज़र कर रहा है। तो जो मैं बेस लाइन बनाऊंगा किसको, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वैली, वो माइनस में भी हो सकती है, तो इसलिए इसको इन्होंने एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है।
चाहे वो माइनस में पॉइंट हो। एक तो जो TIR है, टोटल इंडिकेटर रीडिंग जो है वो मैक्सिमम टू मिनिमम है, वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये है सिर्फ प्लस से प्लस में। लेकिन जो एब्सोल्यूट वाली है वो प्लस टू माइनस ये उसको डिनोट कर रही है, अगर जितना मैं इसको देख के समझ पाया हूँ। बट दोनों केसेस में अगर मैं बात करूँ इन ओके तो ओके। तो मोटा मोटा एब्सोल्यूट का वही निकल के आ रहा है कि आप एक बेस लाइन से उसको मेज़र कर रहे हो। तो अगर मैं फ्लैटनेस की कंडीशन की बात करूँ तो उसमें जो अगर माइनस में भी है कोई वैली, मतलब उसका वो माइनस में जा रहा है कोई इंडिकेटर, तो वहाँ से मैं डिफरेंस निकालूंगा। जबकि TIR टोटल इंडिकेटर रीडिंग में क्या हो रहा है कि जैसे ये 2 से लेके 5 तक जा रहा, 3 तक जा रहा, तो उनको मैंने घटा दिया, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। बट एंड ऑफ द डे इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि फ्लैटनेस मेजरमेंट जो है इज अ TIR और FIM, इन दोनों कंडीशन में दैट इज अचीव्ड विद अ प्रॉब और डायल। डायल की जो जितनी भी रीडिंग्स हैं उनका आप मैक्सिमम टू मिनिमम का डिफरेंस ही फ्लैटनेस है। ये TIR और FIM का क्या क्या हाँ, सर्कुलरिटी के केस में भी टोटल इंडिकेटर रीडिंग, इंडिकेटर का मतलब तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि हाँ, तो ये जो तुम्हारा वो जो है यूजुअली डायल गेज के यहाँ पे डायल गेज को हम इंडिकेटर बोल रहे हैं। तो उस इंडिकेटर की टोटल रीडिंग इज TIR, टोटल इंडिकेटर रीडिंग हो गया। मतलब एक तरीके से यहाँ पे TIR जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, मतलब मैं इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाया, तो मुझे लगा कि जो भी देख रहा है या जो सुन रहा है वो भी नहीं समझ पाया होगा। बट अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ता हूँ पूरा कि फ्लैटनेस मेजरमेंट जो है वो टोटल इंडिकेटर रीडिंग है किसका, जो उस पूरे जोन पे सब्जेक्टेड एरिया पे प्रॉब ने अचीव किया है, तो ये इजीली समझ में आ जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अच्छा ठीक है, चलो सही है। और उस टाइम हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ जब कोई ड्राइंग, एक बात ये ध्यान रखो, ड्राइंग में अगर मैंने एक बार पहले बोला भी है, चाहे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा अगर वो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, और अगर नहीं है और कहीं भी ना स्टैंडर्ड वर्ड है और कहीं डिफाइन भी नहीं किया है, देन वी नीड टू गो टू कस्टमर, उससे पूछना पड़ेगा ये एक्स क्या है। ठीक है, तो अगर किसी को ड्राइंग, कोई ड्राइंग तुम्हारे हाथ से बाहर, हाथ से जा रही, तुमने रिलीज़ कर दी है, तो तुम्हें उसके बारे में, उस ड्राइंग में अगर एक लाइन भी खिंची है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक रूल। चलो ठीक है, आगे आते हैं हम स्ट्रेटनेस पे, आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमने कल उस दिन छोड़ा था। तो एक तो हमने क्या किया था, ओके, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि फर्दर स्ट्रेटनेस पे आगे बढ़ने से पहले मेरे यहाँ मेन मुद्दे से आने से पहले अक्सर इतनी सारी डेफिनीशंस हैं यहाँ पे, या इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे प्री डिफाइंड चीज़ें हैं, तो उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो। ओके, तो इस पूरे के पूरे ASTM Y14.5M में एक जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है,
या डेटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके ही देखोगे। एक तो क्या है कि वो ज्योमेट्री पे टारगेट कर रहा होगा, और एक ऐसा होगा जो जैसे ये डाया है, डाया को टारगेट कर रहा है। देखा जाए तो देखने में ये लगेगा कि दोनों एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, राइट। जैसे ये इसकी बॉडी पे लगा हुआ है और ये भी इसकी, अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो उसने इसके बॉडी को कांटेक्ट किया हुआ है। लेकिन दोनों कंडीशंस में हमारा जो टारगेट है, यानी कि जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि इस फीचर को कंट्रोल करना है, वो बदल जाता है। दोबारा बताता हूँ इसको और क्लियरली। चलो वहाँ तक जाने से अच्छा मैं खुद ही बना देता हूँ। ओके, बहुत बार तुम देखोगे ऐसा कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर एक डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, दिस, ठीक है, ये एक्स है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डेटम बना हो यहाँ पे, और एक और पॉसिबिलिटी है या डेटम बना हो यहाँ पे। और एक और पॉसिबिलिटी है कि डेटम बना हो यहाँ पे, डायमेंशन लाइन से अलाइन करते हुए, ठीक है। इन दोनों में ही ये कंडीशन एक है और ये है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दोनों जो कंडीशन हैं ये क्या करती हैं, ज्योमेट्री को टारगेट करती हैं। इसका मतलब जो डेटम बी है वो ये वाली सरफेस है, ठीक है। केस 2, जबकि जो डेटम है या जो क्या कहें, जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है, अगर वो डायमेंशन लाइन से अलाइंड है तो इसका मतलब उसका टारगेट ये सरफेस न होके सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है, चलो डाया मान लेते हैं, तो ये इस टाइम जो डिज़ाइनर है वो ये नहीं कह रहा है कि आप इसको कंट्रोल करो, बल्कि उसका टारगेट ये एक्सिस है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो अब हम आएंगे वापस, जो लीनियरिटी सॉरी स्ट्रेटनेस था, हमने एक वेरिएशन मतलब एक टाइप देखा उसका जिसमें इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटनेस डिफाइन करी थी, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रेटनेस थी हमारे सरफेस की। तो जो डिज़ाइनर है वो चाहता था कि ये सरफेस जो है एक लाइन सी जो बनी हुई है, या कहें कि ये स्ट्रेटनेस इसकी आउटर बॉडी की थी, ठीक है। और जो दूसरा, अब हम जहाँ पे जो अगला वाला वेरिएंट पढ़ेंगे या दूसरी पॉलिटी पढ़ेंगे, कि एक तो आप चाहते हो कि आपकी सरफेस जो है स्ट्रेट हो, क्योंकि ये किसी सिलेंडर के अंदर फिट होने जा रही है, तो उसके लिए आपकी सरफेस के ऊपर ये टारगेट दोगे। टारगेट इज अ सरफेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइज टू द इंडिविजुअल लाइन एलिमेंट एट द सरफेस नॉट एट द एक्सिस। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर आप, एक डिज़ाइनर चाहता है कि मैं सरफेस की स्ट्रेटनेस को डिफाइन करूं, उसके लिए सरफेस एक टारगेट, मतलब उसके लिए सरफेस की स्ट्रेटनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं कैसा कि मान लो कोई एक ज्योमेट्री है, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, मुझे लगा कोई कुछ सवाल करना चाह रहा था। ठीक है, ये है अपना, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, ये इसका ठीक है, ये मतलब एक्सट्रूडेड सरफेस है। अब
मुझे ये पता है कि अगर मेरी अगर जो एक्सट्रूजन की डाई है, ठीक है, ये इस टाइप का सेक्शन है, अगर इस डाई में अनइवननेस होगी लाइक दिस, तो थ्रू आउट द स्ट्रेट लेंथ ये अनइवननेस मुझे दिखाई पड़ेगी। तो बेटर क्या है, अब इसको मेज़र करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं हर सेक्शन पे मैं मेज़र करता फिरूं। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूं कि मैं स्ट्रेटनेस डिफाइन कर दूं इसकी, जो भी ये वाला सरफेस है, मतलब ये पूरा सरफेस कॉमन जोन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये स्ट्रेट है, अगर ये लाइन स्ट्रेट, एक लाइन एलिमेंट स्ट्रेट हो गया, या उल्टा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, मैं बात करता हूँ इस वाले की। तो अगर ये एक सेक्शन स्ट्रेट हुआ जितने में मुझे चाहिए, मान लो 0.5 में मुझे स्ट्रेटनेस चाहिए, तो अगर ये बेस केवल एक सेक्शन स्ट्रेट हुआ, बोलो कुछ। अच्छा अभी दिख रहा है? ओके, तो अगर मैं ये मानूं कि मेरा एक सेक्शन विद इन द स्ट्रेटनेस टॉलरेंस है, स्ट्रेटनेस जोन है, तो क्योंकि ये इस टाइप की डाई से बन रहा है, तो अगर ये एक सेक्शन स्ट्रेट है तो पूरी की पूरी बार भी विद इन द टॉलरेंस होगी। तो मुझे फिर पूरी बार को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी एक सेक्शन को मेज़र कर लूँ। अगर मैं यहाँ से एक सेक्शन काट दूँ और कोई एक, अगर मान लो यहाँ से भी काटता हूँ और यहाँ पे मेज़र कर लेता हूँ, या मैं डिफ़ाइन करूँ कि यहाँ पे आपको मेरे को स्ट्रेटनेस इसमें चाहिए, तो एक सेक्शन सही है तो सारा सेक्शन सही है, तो इस कंडीशन में मैं इस स्ट्रेटनेस को डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि मैं चाहता हूँ कि इस शाफ्ट जो है, इसका जो अपर सेक्शन है वो स्ट्रेट हो, ताकि जिस चीज़ में फिट होने वाला है वो आसानी से सही से फिट हो जाए। तो मैं इंडिविजुअल लाइन एलिमेंट पे स्ट्रेटनेस डिफाइन करूँगा। नाउ इसका मेज़रमेंट का तरीका हमने भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। एक और चीज़ है, एक मिनट, यस, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो 6 डायल बने हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 6 डायल लगाने। एक मिनट में एक अगला क्रॉस कर गया लग रहा है। चलिए, इंस्पेक्शन स्ट्रेटनेस, यहाँ कैसे आ गया? ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ क्या? ओके, यहाँ किया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा ये कुछ दिन हुआ था या नहीं हुआ था। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये वाला जो एक मेज़रमेंट एग्जांपल है, ये पहले वाले केस का है, जब सरफेस एलिमेंट के ऊपर हमें स्ट्रेटनेस डिफाइन करनी है और उसको चेक करना है। तो क्या होगा, आप इसको डायल इंडिकेटर को एक सिरे पे रखोगे। अब सवाल ये है कि हो सकता है जो इसको सुन रहे हो मुझे, उन्हें फील हो कि मैं हाइट गेज को आगे पीछे करूँगा। आमतौर पे जब हम मेज़र करते हैं तो हाइट गेज को दाएं बाएं घुमाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना इसने, कि ये क्या कर रहा है, हाइट गेज और डायल इंडिकेटर एक जगह सेट कर दिया, ये शाफ्ट को आगे पीछे वी ब्लॉक पे करेगा, जिससे कि जो इसमें डेविएशन दिखाई पड़ेगा उसका मिनिमम और मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट कर देगा और उसे इस शाफ्ट की स्ट्रेटनेस पता चल जाएगी। अगर उसने शाफ्ट को ऐसे ही रखा और जब इसको दाएं बाएं करेगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो जो इसके पीक एलिमेंट है उसी के ऊपर रन करे। हो सकता है दाएं खिसका दे, हो सकता है बाएं खिसका दे। ठीक है, क्या ये क्लियर है जो मैं कहना चाहता हूँ, कि अगर मैं हाइट गेज को हिलाऊं, हाइट गेज को आगे पीछे रन कराऊंगा तो उसमें नुकसान क्या है? स्ट्रेटनेस मेजर करने के लिए। हाँ, राइट।
बट इसको अलाइन करना पड़ेगा बहुत सही से कि ऐसा ना हो कि ये थोड़ा प्रैक्टिस का काम है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ये इशू तो दोनों कंडीशन में आ सकता है। मेरे को जो अपना हाइट गेज और शाफ्ट वगैरह का अलाइनमेंट है ना उस तरीके से करना पड़ेगा कि वो ये जो पीक बन रही है इसके ऊपर ही रन करे। अगर दाएं बाएं हो गया तो क्या होगा कि मुझे दिखाई पड़ेगा कि रन आउट ज़्यादा है। अगर मैंने ये शाफ्ट ऐसे बनी हुई है और मैंने जो हाइट गेज है उसको सॉरी शाफ्ट इस तरीके से अलाइन हो गई कि मैंने उसको रन करा दिया टेढ़ा, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, पता चला कि जो इंडिकेटर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रन कर रहा है, दूसरी तरफ रन कर गया इस टाइप से। तो ये पॉइंट ड्रॉप्ड है, ये पीक पॉइंट नहीं है। मुझे तो देखनी है इस वाले लाइन एलिमेंट की वेवीनेस, अनइवननेस। जबकि मैं यहाँ से लेके अगर इधर चला गया तो शाफ्ट ओके होते हुए भी नॉट ओके दिखाई, मतलब डेविएशन एरर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ क्लियर हुआ क्या मैं कहना चाहता हूँ? ठीक है, ताकि ये प्रॉब अगर यहाँ रन कर गई, यहाँ से लेके इधर रन कर गई तो रिजल्ट गलत आ जाएंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। प्रॉब को मुझे यहीं पर रन कराना है, इसी टेंजेंट सरफेस पे। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इधर रखो इंडिकेटर और शाफ्ट को मूव कराओ, वो ज़्यादा इजी है। ठीक है, वापस आते हैं। आज तो यार बहुत टाइम हो गया और हम आगे एकदम बढ़ ही नहीं पाए चेकिंग वेकिंग के चक्कर में। कल के दिन हम यहाँ इस पे आएंगे कि जब एक्सिस के ऊपर जो हमारा स्ट्रेटनेस का टारगेट एक्सिस हो, तो उस पे हम बात करेंगे। ये हो गया स्ट्रेटनेस केस 2। ठीक है, ये सारे केसेस हैं, तो ये सेकंड वाला केस उसमें आ जाएगा, स्ट्रेटनेस टॉलरेंस ऑफ एन एक्सिस। और ये मैं बता चुका हूँ ना, MMC, LMC और RFS रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, जिसमें मैक्स मटेरियल कंडीशन नहीं है या लीस्ट मटेरियल कंडीशन नहीं है, दैट इज़ RFS। तो ये केस 2 है। एक केस 3 भी मिलेगा जिसमें विद मटेरियल कंडीशन होगा। तो कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो क्लियर कर ही दिया कि ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसको और डिटेल में कल बात करते हैं। ज़्यादा लंबा तो नहीं खिंच रहा है, बोरिंग हो रहा हो कि एक ही चीज़ पे लगे पड़े, स्ट्रेटनेस में एकदम घुसे ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? मैं सारे एस्पेक्ट्स पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि होता क्या है, GD&T की जब क्लासेस होती हैं वहाँ पे सिंबल बता देते हैं, ये लगा हुआ है इसका मतलब स्ट्रेटनेस है, इसका मतलब ये है। उसके बाद वेरियस सिचुएशंस होती हैं, जब ड्राइंग पे आता है वो हमें समझ ही नहीं आता बहुत सारे लोगों को कि अच्छा ये स्ट्रेटनेस का हमने पढ़ा तो कुछ और था, ये वाला केस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं वो सारे केसेस को कवर करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम अपने पास बहुत है। जो करो अच्छे से करो। अनुज का शुरू करते हैं। ठीक है, तुमने अनुज कैटिया पे बनाया सीधा। एक्सरसाइज A, क्या बात है। ये आपने आप बना डाला है या किसी से पूछ के बनाया है? हाँ, अगर तुमने कमांड इसमें कमांड कितनी लगनी है? हाँ, तो इसीलिए तो यार एक्सरसाइज दी गई थी कि ढूंढो, तभी तो याद होंगी। अगर किसी को तुमने बगल में बैठा लिया, वो तुम्हें बताता रहेगा ये करो ये करो ये करो, तुम्हारा एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? तुम्हें मिलेंगे 10 में 0 नंबर, समझे? अगर तुम अपने आप फिर चलो ठीक है, अभी तो ये ऐसे हो रहा है, फिर एक दिन मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा तुम लोगों का। तो बन तो गया है, सब कुछ बन गया, दैट इज़ गुड, ग्रेट। मैच करा दिया, मतलब जो चाहिए था वो हो गया। ऑटो कैड की एक्सरसाइज कहाँ है? करी नहीं?
तो ऑटो कैड की करनी है, ठीक है। जब तक एक्सरसाइज पूरी, ये अभी पूरा हफ्ता है, फ्राइडे तक का तुम्हारे पास टाइम है सभी के पास, जिन्होंने आधा अधूरा काम किया। बंसराज अनुज का नोट करो कि नेक्स्ट टाइम अभी ये ऑटो कैड जो कैटिया किया है ना, तुम्हें इंडिपेंडेंटली करना है पहला। अब तो रिपीटेड होगा तो ढूंढ ही लोगे। और उसका टाइम नोट करना है कि कितनी देर में तुमने किया है। नो, बंसराज के लिए तो कुछ है ही नहीं यार, बंसराज तो निपटा ही दिया होगा बंसराज ने। बंसराज के देखते हो, बंसराज की भी वीकनेस मुझे पता है, टॉलरेंसेस गड़बड़ करी होंगी इसने। क्या बात है, टॉलरेंसेस में अटैच्ड है, ग्रेट। अबे ये क्या, वो ब्लॉक आ गया क्या? नहीं, जब तक खुल रहा है तब तक पीडीएफ ही देख लेते हो तुम्हारा। ओके, ऑटो कैड देखते क्या है। ये ऑटो कैड, अच्छा ये तो कैटिया वाला है तुमने बनाया है। ये डायमेंशन अंदर कौन सी खुशबू घुस रही है? मैंने ये बताया था कि डायमेंशन इस टाइप से करनी है, डायमेंशन तो बाहर जानी चाहिए थी ना। इस व्यू के अंदर है तो अगर मैं एक आम आदमी हूँ जो देखेगा, एक तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा कि अगर मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ, मुझे लगेगा कि क्या ज्योमेट्री की लाइन है या मैशी है ये चीज़। डायमेंशंस क्लीन होनी चाहिए। जो मैंने तुम्हें एक वो ऑटो कैड का वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक पीडीएफ शेयर करी है, उसमें डायमेंशन प्लेसमेंट के बारे में भी दिया हुआ है। वॉच दैट आउट, रीड दैट आउट। हाँ, और जब मैंने जो क्लासेस ली हैं उनमें भी ये डायमेंशन को कैसे प्लेस करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, तो अपने लिए ये पॉइंट नोट करो कि डायमेंशन प्लेसमेंट पे काम करना है, ठीक है। और ये जो ये ऑटोकैड वाली है क्या, कैटिया वाली है? तुमने, ये ऑटोकैड से बनी हुई है ये कैटिया से? कैटिया की होगी ये तो। अरे ऐसे कैसे ऑटोकैड वाली होगी? ये तुमने फॉर्मेट पूरा बनाया है ABCDEFGH, या तुमने इसको इंपोर्ट कर लिया है? व्यूज़ नहीं लिखा हुआ, व्यूज़ तो यार कोई डिलीट कर देगा, उसमें किसी ने मना किया है, कोई रोकेगा थोड़ी। ये सब तुमने अपने आप बनाए बॉक्सेस वगैरह? तो ये तुम्हें रेशियोज कैसे मिले? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे कि एकदम परफेक्ट रेशियो है। वहाँ से वो हम्म हम्म हाँ, ओके। चलो बहुत बढ़िया, उस हिसाब से जिस तरीके से तुमने किया है एकदम काबिल तारीफ़ है। इसको देख के लग ही नहीं रहा है कि तुमने ऑटोकैड में बनाया है, मतलब स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ, इसका रेशियो काफ़ी बैलेंस लग रहा है टाइटल ब्लॉक का। ठीक है, तो अपने लिए बस ये डायमेंशन, तुम्हारे लिए नोट ये रहेगा कि डायमेंशन प्लेसमेंट वाला को थोड़ा इम्प्रूव करना है। एंड वेरी गुड, बढ़िया किया काम तुमने। लेकिन बाकी चीज़ें, एक और चीज़ है क्या करें यार, मैं थोड़ा क्रिटिक टाइप का इंसान हूँ। कुछ चीज़ें ये ड्राइंग टाइटल वगैरह है, इसमें डाल सकते थे ना, इसका कुछ नाम तो डाल सकते थे, सी ब्रैकेट डाल देते, ड्राइंग टाइटल एंड ड्राइंग नंबर, ये डाल सकते थे। और डिज़ाल्ट सिस्टम क्यों पड़ा हुआ है, तुम्हें अपना डालना चाहिए था जो तुम्हारी, या तो कैड क्लासेस डाल देते। वैसे यहाँ पे पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का नेम। चेक्ड बाई, अप्रूव बाई, ठीक है, आपस में चेक करा लेते हैं एक दूसरे से। चलो फिर भी इट्स गुड, बट ड्राइंग का टाइटल तुम डाल सकते हो, बाकी चीज़ें नहीं डाल पाते कोई बात नहीं है। क्योंकि जब तुम ड्राइंग के नाम देते हो, कोई नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, कुछ नाम तो देते हो ना। सी ब्लॉक कर सकते थे या मेटल ब्लॉक कर सकते थे, अगर तुमने इसको कंसीडर किया है स्टील। अगर तुमने वेट डाला है तो डेफिनेटली मटेरियल के बारे में भी कुछ पता होगा, तो यहाँ नोट पड़ा होना चाहिए था मटेरियल, अगर तुमने वेट डाला है तो कुछ अज्यूम किया होगा ना। नोट में जनरल नोट्स डालने चाहिए थे, वो तो तुम तो ड्राइंग बनाते हो, तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अगर एक जनरल नोट पढ़ना चाहिए था, रिमूव बर्स एंड शार्प एजेस होना ही चाहिए था।
और अगर यहाँ पे ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक में टाइटल वो मटेरियल का कॉलम नहीं है तो एक नोट में मटेरियल पढ़ना चाहिए था। चलो बट इट इज़ गुड, लेकिन तुमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा इसलिए रहती हैं क्योंकि तुम्हारा एक और फील्ड है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर देखा होगा ना एग्ज़ाम में जब यूपी बोर्ड, तुम कौन से बोर्ड से हो? यूपी बोर्ड से हो। इसको बेटर करने के लिए जितना बेटर कर सकते हो, ये समझो कि डिज़ाइन कर रहे हो तुम, तो डिज़ाइन के लिए तुम हर वो चीज़ दोगे जो तुम्हारे ड्राइंग के मैथ को बेस्ट रिप्रेजेंट करती हो। उसके जितने भी पॉसिबल मैसेजेस हैं, ये समझो कि जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो इस तरीके से दे रहा हूँ, इसको उठा के किसी मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाए तो बना डाले। आगे से ये ध्यान रखना है तुम्हें। यूपी बोर्ड में होता है ना कि ऐसे में अगर नंबर पाने हैं तो गाय पे ऐसे तो सभी लिख सकते हैं, गाय पे निबंध तो सभी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आदमी कविताएं और वो क्या चीज़ें, हाँ, जो मेजर मेजर कोट्स वगैरह डालेगा, फोटो बनाएगा, गाय का फोटो बना दिया साथ में, हाँ, तो उसको ज़्यादा उसी को नंबर मिलेंगे पूरे, बाकियों को तो 10 में 4 ही मिलेंगे। तो यूपी बोर्ड वाला तकाजा रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल मतलब रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम होता है। अगर 4 लाइनें बोली जाएं इसका मतलब 10 समझो। ओके नाउ कमिंग, अब कैटिया में खोल नहीं रहा हूँ, कैटिया की ड्राइंग ही देख लेता हूँ। ये अच्छा, ये तो होमवर्क वाली ड्राइंग है ना, पीडीएफ जो है ये तो वो है जो मैंने दी थी। नहीं ये तुम्हारी वाली है लग रहा है, नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक 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 है। ये भी वही, ठीक है। ये एक और चीज़ है, तुम देखो अगर कैटिया की ड्राइंग देखते हो तो यहाँ पे डायमेंशन लाइन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में देखो एक गैप है। इतना छोटा भी करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ गैप है। इन दोनों में मुझे डिस्टिंक्शन दिखाई पड़ रहा है, दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, अंतर पता कर सकता हूँ। लेकिन ऑटो कैड वाली में तो जो मैंने तुम्हें सेटिंग्स बताई थी डी करके, डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ पे तुम्हें ज़रूरी थोड़ी कि जो डिफ़ॉल्ट मिला है उसी को करो, उसको बेटर कर सकते हो। एक नज़र डालो कि इस लेवल पे या फुल स्क्रीन जब होता है तो कैसा दिखता है, क्या गैप है या नहीं है, उसके हिसाब से एक्सटेंशन लाइन को दूर कर सकते हो तुम। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि ऑब्जेक्ट और डायमेंशन लाइन में अंतर, दूरी दिखाई पड़े, ठीक है। हो गया गुड। तो बंसराज का ही अभी तक तो सबसे बढ़िया है मुझे लग रहा है काम। नाउ हो गया कैटलस रोहित। तो अच्छा रोहित, तुमने भी ये ऑटो कैड और कैटिया दोनों पे किया हुआ है? अपने आप किया है या किसी का सपोर्ट लिया है? ओके ओके। तुम्हारे में भी देखो ये जो नंबर है ये इसमें घुसा हुआ सा लग रहा है। इतना गैप रखो कि इसको बेटर क्या है, फुल स्क्रीन कर लो। जैसे मान लो चाहे A0 की ड्राइंग हो, उसको दूर से देखो कि चीज़ें क्या बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, नंबर वगैरह। अब जैसे ये 55 इतनी दूर चला गया है ना, और अगर अंदर जगह है तो आमतौर पे डायमेंशन के बीच में ही रखो, दैट इज़ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो इतना एकदम लाइन में घुस गया। तो ये सारी चीज़ें, व्यू प्लेसमेंट जो होता है कोशिश करो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, इसको ऊपर लाया जा सकता था। मतलब नीचे लाइन के नीचे इतनी दूर से अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई पड़ना चाहिए। यहाँ पे मुझे डेंसिटी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ बीच में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, वैसा कुछ कम ज़्यादा है। हाँ तुमने वेट नहीं डाला, मैंने वेट के बारे में बोला था शायद, नहीं कुछ याद नहीं। ओके दिस इज़ नाइस। नाउ और इसमें तुमने जो टॉलरेंस डाली है वो कैसे, मैं वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डाली है या जैसे उस दिन बना रहे थे बैठ के? हाँ
ओके गुड। ये इसमें भी ध्यान देना है, जैसे मैंने इसको बंसराज को बोला था ना कि ये गैप बहुत कम है। बंसराज तुमने ये सारे के मिनट्स नोट कर लिए हैं, मतलब जो मैंने बताया सबके लिए, ये एक बार इस जो ईमेल भेजी थी ना उसमें सारे लोग हैं, उन सब के लिए सर्कुलेट कर देना, करेक्शंस टू बी डन करके। तो रोहित और इनको तो तुम कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने तो सारे पूरी एक्सरसाइज पूरी करी है। अनुष तुम्हें थोड़ा करना है, और ये जो लड़का था दूसरा जैक्शन। ठीक है, आज तो यार हम यही रिव्यू कर पाए। चलो ठीक है, आज एंड करते हैं यहीं पे। बाय एवरीवन।